हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारे थर्ड यूनिट के जो कि है एम्पलीफायर उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। दैट इज़ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर बनाने के लिए हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमने देखा था कि दो रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एंड दो रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंस अलोंग द कलेक्टर यूज़ किया जाता है और एक रेजिस्टेंस अलोंग द एमीटर यूज़ किया जाता है ना। इसके अंदर एक बाईपास कैपेसिटर CE का यूज़ किया जाता है। CE क्या करता है, जितना भी हमारा जो AC कंपोनेंट है उसको ग्राउंड को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अगर CE कैपेसिटर का यूज़ ना किया जाए तो क्या होता है, CE कैपेसिटर का यूज़ ना करने से जो AC कंपोनेंट है वो उसकी वजह से जो वोल्टेज जो डेवलप होगी, वोल्टेज ड्रॉप होगा RE के अक्रॉस, वो अफेक्ट करेगा इनपुट AC कंपोनेंट को। इसीलिए CE बाईपास कैपेसिटर का यूज़ करना ज़रूरी होता है। हमने ये सब पहले वाले टॉपिक में डिस्कस कर लिया है ना। अब हम लोग देखो यहाँ पर एक CC कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं, जिसे कि कपलिंग कैपेसिटर कहा जाता है। ये देखो, एक ट्रांजिस्टर हमने एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यहाँ यूज़ की, एक वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग यहाँ यूज़ की, और इन दोनों को हमने कनेक्ट किया एक CC कपलिंग कैपेसिटर की हेल्प से। ये कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है, जो यहाँ से आउटपुट होगी, जो फर्स्ट एम्पलीफायर से जो आउटपुट होगी वो सेकंड एम्पलीफायर की इनपुट को ट्रांसफ़र करेगा। सेकंड एम्पलीफायर के देखो बेस में जा रहा है, तो सारी की सारी जो इसकी आउटपुट है ये इसकी इनपुट को ट्रांसफ़र कर रहा है ना। तो अब यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर के बाद हमने यहाँ देखा कि हमने 2 स्टेजेस को कपल किया है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 2 स्टेज RC कपल्ड एम्पलीफायर। ओके बेटा, अब यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर कपलिंग का हमने क्यों यूज़ किया है, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग का, ताकि अगर एक ट्रांसफार्मर बाई चांस ख़राब भी हो जाता है, अगर एक ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाता है तो हम उसे ईजिली दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग के अंदर जो ओवरऑल गेन होता है, जो वोल्टेज गेन होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है बीटा पैरामीटर के। और बीटा पैरामीटर क्या होता है, जब दो सेम ट्रांजिस्टर को एक दूसरे से रिप्लेस किया जाता है देन उनके पैरामीटर्स मैच नहीं करते, और अगर आउटपुट हमारी जो वोल्टेज गेन है हमारा वो बीटा पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करे, तो इसकी वजह से बीटा पैरामीटर पे डिपेंड करने की वजह से जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो बर्न हो जाता है ना बेटा। कलेक्टर करंट इंक्रीज होता है, हीटिंग प्रोसेस होता है, हीटिंग प्रोसेस की वजह से रिवर्स लीकेज करंट इंक्रीज होता है, उसकी वजह से फर्दर हमारा जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स वगैरह ब्रेक होते हैं। ये सब प्रोसेस हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं जस्ट, है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ओनली, ये हमने बात की इसके बेसिक्स के बारे में, अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ RC कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। ओके बेटा, यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है बेटा CE का, वो ज़्यादा है किससे, रेजिस्टेंस ऑफ RE से। ठीक है, CE क्या करता है, सारी की सारी जो हमारा AC वोल्टेज का कंपोनेंट है उसे पास करेगा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो RE के अक्रॉस होगा, जो वो ओनली DC कंपोनेंट की वजह से होगा, बिकॉज AC कंपोनेंट यहाँ से पास आउट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद C क्या है, यहाँ पर ये देखो हमने इनपुट में एक कैपेसिटर का यूज़ किया है। इनपुट में एक कैपेसिटर C यूज़ करने की वजह से ये सारे के सारे इसके DC कंपोनेंट को ब्लॉक करेगा और ओनली AC कंपोनेंट को यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस में ट्रांसफ़र करेगा। AC component of the input signal is transferred and DC component of the input signal is blocked. उसके बाद CC हमने बताया कि CC का क्या यूज़ है, कि फर्स्ट स्टेज से जो आउटपुट आ रही है ये उसे सेकंड स्टेज की इनपुट को ट्रांसफ़र करता है ना। ये भी क्योंकि ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर होने की वजह से ये ब्लॉक करेगा सारे के सारे DC कंपोनेंट को और ओनली AC कंपोनेंट को सेकंड स्टेज की आउटपुट के अंदर ट्रांसफ़र करेगा, है ना। अब अगर मैं मान लूँ कि फर्स्ट स्टेज का जो वोल्टेज गेन है वो है A1 और सेकंड स्टेज का जो वोल्टेज गेन है, मतलब जो आउटपुट हमें मिल रही है वो है A2, तो जो टोटल ओवरऑल वोल्टेज गेन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, A = A1 × A2। यहाँ पर तो मैंने बात की है ओनली 2 स्टेजेस की। अगर मैं n स्टेजेस की बात करूँ RC कपल्ड एम्पलीफायर में, तो n स्टेजेस के लिए जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा बेटा,
A इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू सो ऑन AN। ओके, अब जो वोल्टेज गेन है एक सिंगल स्टेज का, हमने अभी लास्ट टाइम जब कॉमन एमीटर NPN एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो हमने वहाँ पर जो गेन था उसे ट्रांसकंडक्टेंस की टर्म्स में लिखा था, है ना। और ट्रांसकंडक्टेंस की टर्म्स में वो क्या था, -GM इंटू RC। GM क्या था, ट्रांसकंडक्टेंस था, और RC क्या था, रेजिस्टेंस अलोंग द कलेक्टर, है ना। अब क्योंकि हम लोग वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की यूज़ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के अंदर अगर मैं रिप्लेस कर दूँ RC को RC डैश से, और RC डैश की वैल्यू क्या होगी, RC इंटू R नोट, जो कि हमने आउटपुट वोल्टेज के लिए लगाया है, आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप के लिए, बाय R नोट प्लस RC, है ना। पैरेलल के अंदर यही किया जाता है, इनको एडिशन, दो ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंसेस को। तो अब जो वोल्टेज गेन होगा यहाँ से किसके लिए, RC कपल्ड एम्पलीफायर के लिए, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग के लिए, वो क्या होगा, A इज इक्वल टू -GM इंटू RC डैश। ओके बेटा, अब हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व के बारे में स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व इसका कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पर तुम्हें एक एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोगे फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस के अलोंग हम लेंगे वोल्टेज गेन। हमें इस तरह की एक कर्व मिलेगी। इस फ्रीक्वेंसी कर्व को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होगा लो फ्रीक्वेंसी रीजन, एक होगा मिड फ्रीक्वेंसी रीजन, और एक होगा हायर फ्रीक्वेंसी रीजन। लो फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर जो वोल्टेज गेन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ इंक्रीज करता है। मिड फ्रीक्वेंसी रीजन के अंदर जो वोल्टेज गेन है वो कांस्टेंट रहता है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ, और एक मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर लेता है, ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में भी अगेन जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज़ की जाती है वैसे वैसे जो वोल्टेज गेन है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ की जाती है वैसे वैसे वोल्टेज गेन डिक्रीज़ होता है। अब ये हो तो गया, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, एक बार उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसके पीछे का रीजन है कि लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल का जब हम लोग इनपुट दे रहे हैं, तो उस टाइम पर जो रिएक्टेंस होगा कैपेसिटर किसका, CC का। CC क्या था, कपलिंग कैपेसिटर, है ना। जो इस टाइम पे जो रिएक्टेंस था कपलिंग कैपेसिटर CC का, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ RE, ठीक है। तो एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सिग्नल, यहाँ पर जो ये टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो हायर रिएक्टेंस होने की वजह से, CC के हायर रिएक्टेंस होने की वजह से रिडक्शन होगी जो आउटपुट वोल्टेज के अंदर V नोट के अंदर, वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। और जब ज़्यादा अमाउंट में आउटपुट वोल्टेज के अंदर रिडक्शन हो रही है, तो इस वजह से जो गेन होगा एम्पलीफायर का वो डिक्रीज़ करेगा। एक और रीज़न है जिसकी वजह से गेन डिक्रीज़ कर रहा है, किसमें, लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन में। वो क्या है कि जब CE को कनेक्ट किया गया है RE के साथ, और CE क्या है, बाईपास कैपेसिटर है जो कि सारे के सारे AC करंट को ग्राउंड को पास करता है। लेकिन जो CE की कैपेसिटेंस इम्पीडेंस है, CE का इम्पीडेंस है, वो लो होता है किसके अंदर, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर। बट लो फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर जो इसका रिएक्टेंस है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ज़्यादा रिएक्टेंस होने की वजह से जो एमीटर करंट यहाँ से आ रहा है वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, एक RE के अक्रॉस और एक CE के अक्रॉस। और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की वजह से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम होगा। इन द सेम वे यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। अच्छा, और वोल्टेज ड्रॉप कम होने की वजह से RE और CE के अंदर जब वो डिवाइड हो गया, वोल्टेज ड्रॉप जब कम हो गई, तो जो VBE जो ये इनपुट वोल्टेज सिग्नल है यहाँ से, ये भी डिक्रीज़ हो गया। तो इसकी वजह से जब ये डिक्रीज़ हुआ तो आउटपुट वोल्टेज अपने आप ही डिक्रीज़ हो जाएगी, और इस वजह से अगेन जो वोल्टेज गेन है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो 2 वोल्टेज गेन के कम होने के रीज़न एट द लो फ्रीक्वेंसी रीजन ये थे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मिड फ्रीक्वेंसी रीजन की, ठीक है। तो मिड फ्रीक्वेंसी रीजन में जो रिएक्टेंस है कपलिंग कैपेसिटर CC का वो नेग्लिजिबल है, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट मान सकते हैं। और इस वजह से जो एंटायर आउटपुट थी जो फर्स्ट स्टेज की, वो सारी के सारी आउटपुट सेकंड स्टेज की इनपुट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। और जो ये गेन हो जाता है, देखो ये जो गेन हो जाता है वोल्टेज गेन, ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर लेता है।
ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किस रीजन की, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन की। हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में अगेन जो सीसी का जो रिएक्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। शॉर्ट सर्किट तो हो गया, लेकिन साथ ही जो शंट कैपेसिटर्स हमने ऐड किए हैं यहाँ पर, उनकी वजह से जो अफेक्ट था पैरेलल में जो एडिड थे, ये भी क्या हो गए, नेग्लेक्ट हो गए। ये हमने जो कैपेसिटर्स यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, सीसी कैपेसिटर्स हमने ये जितने भी यहाँ ऐड कर रखे हैं, सीई के तो क्या किया हमने, सीई के रिएक्टेंस को तो बेटा यहाँ कर दिया रिड्यूस्ड, और इनकी वजह से जो अफेक्ट था ये भी क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो इनकी वजह से जो अब अफेक्ट नेग्लेक्ट हुआ तो लो होने लगा वोल्टेज गेन, जैसे जैसे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को फर्दर इंक्रीज किया, और अगेन जो हमारी फ्रीक्वेंसी कर्व है वो डिक्रीज हो गई। अब यहाँ पर हमने एक दो फ्रीक्वेंसीज़ को डिटरमाइन किया है, एक है V1 और एक है V2। ये फ्रीक्वेंसीज़ क्या हैं, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज में, रीजन में जब हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, वोल्टेज गेन की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसका 1/√2 टाइम्स अगर इस रीजन को कट कर दिया जाए तो मेरे पास दो तरह की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, एक होगी V1 और एक होगी V2। ठीक है, ये क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी कर्व है, और ये क्या है, हायर फ्रीक्वेंसी पॉइंट या फिर हायर फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर इसकी बैंड विड्थ को फाइंड आउट किया जाए, किसको, बैंड विड्थ को, तो बैंड विड्थ क्या होगी बेटा, V2 माइनस V1 है ना, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जहाँ की जो V2 की वैल्यू है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वो मच ग्रेटर देन है किससे, V1 से, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से। दैट इज, ये हो गया बेटा RC कपल्ड एम्पलीफायर का हमारा टॉपिक कंप्लीट। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ डिस्कस करना मुझसे क्लास में। थैंक यू।